गाइस आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि जब आप कोई लाइन चूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत मोटिवेशन के साथ चूज़ करिए, बहुत ही प्लानिंग के साथ चूज़ करिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग के साथ चूज़ कर रहे हैं ना, तो कहीं आप उसका कोई पर्पस रिलेट कर लेंगे और आपको आपका गोल मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बैकआउट कर लेते हैं, वो पहले ही हार मान जाते हैं कि यार हमारा तो अब नहीं होने वाला, 40 दिन में क्या ही हम तो पुगाड़ लेंगे। Congratulations. Thank you so much, sir. Guys, he is a very special person to all of us. ये है मिस्टर हनु गांधी, जिन्होंने रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई नहीं किया, रैंक 5 है इनका उस एग्जामिनेशन में। और अच्छी बात ये भी है कि ये यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं है और उन्होंने फिर भी वो एग्ज़ाम जो है क्रैक किया। जनरली उस एग्जामिनेशन में यूपीएससी वाले बच्चों को एक एडवांटेज रहता है, बट इन्होंने मतलब वो एडवांटेज लिए बिना बहुत मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और ये हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, 2019 से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये नाबार्ड की प्रोग्राम में थे ये, देन मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स में भी थे। इन्होंने आरबीआई का मीन्स भी लिखा है, और ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, और सोशल वर्क्स में बहुत ज़्यादा काम इन्होंने कर रखा है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है 2016 में, 15 में। मतलब इनका हमारे पास रिज्यूमे भी आया था फॉर करंट अफेयर फैकल्टी, तो इनका रिज्यूमे स्पेशली देखा गया क्योंकि वो 4-5 पेजों का रिज्यूमे जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी। मतलब इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जनरली हम लोग किसी एक फील्ड में घुस जाते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, खेल रहे तो खेल ही रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ मल्टीटास्कर और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। एंड ही इज़ अ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारा एक स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचता है तो खुशी भी बहुत होती है। और वैसे हमने एएलसी का कोर्स लॉन्च नहीं किया था, ठीक है, बट हनु गांधी हमारे साथ जुड़े रहे हैं पूरे प्रिपरेशन के टाइम पर। हमने इनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मानी भी नहीं उस टाइम पर, बट स्टिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को जो है रिकॉग्नाइज़ करना है अपनी सफलता में। तो आई थिंक वी शुड हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हनु गांधी। हनु, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बताना चाहें हमारे टीचर्स को। सर बेसिकली एडुटैप से जो मेरा लिंक है वो नाबार्ड के थ्रू था। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था एडुटैप का कोर्स नाबार्ड के लिए। उसके बाद आरबीआई के लिए भी मैंने आप लोगों के थ्रू प्रिपेयर किया। आज पहली बार मिलके आप लोगों से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुरप्रीत सर को मैं देखता था यूट्यूब पे, तो आज फेस टू फेस मिलने का मौका मिला। एंड सेबी के लिए भी मैं प्रिपेयर किया। सेबी में आप मिस हो गया था शायद, मैंने आपको नहीं बताया। सेबी के लिए भी मैंने आप लोगों के थ्रू प्रिपेयर किया, और आज आपकी पूरी टीम से मिलकर ईपीएफओ एक दूसरा पार्ट जो मेन जो रोल मुझे आप लोगों का जो हेल्प हुई इस पेपर में, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट जो है, वो आप लोगों के जो नोट्स आपने मतलब करे हुए हैं वो इतने अच्छे फ्रेम किएंगे कि वो मतलब मुझे क्रेडिट दिए बिना रह नहीं सकता था कि मैं हाँ भी एएलसी में डायरेक्ट नहीं, लेकिन जो पार्ट एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का उसमें आता है 5 से 10 क्वेश्चन, बिकॉज अगर वो कुछ भी गलत हुए तो आप रेस से आउट थे, क्योंकि आपके पास वो 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से आपको अगर उन टॉप में आना है तो आप कोई भी क्वेश्चन के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फॉर दैट आई थैंक एडुटैप फॉर। एंड देखो, मतलब अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं और इन एग्जामिनेशंस का पार्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें हनु गांधी से, ही इज़ वन ऑफ द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। प्लीज़ अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम द थिंग इज़ कि लिमिटेड वैकेंसीज हैं और कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम हुआ तो लगभग 3500 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया। इस बार आप देखिएगा तो 12,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया, और अगली बार ये नंबर बढ़ेगा, बिकॉज जो एस्पायरेंट सीरीज़ आई उसमें जो संदीप भैया वाला जो किरदार है वो सब लोगों को उससे वाकिफ़ हो गए, तो अब वो अगले साल कंपटीशन बढ़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग जब आप लिमिटेड सीट्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, द की इज़ पेशेंस अगर आपके पास है ना, बिकॉज इट टेक्स मी 7 years टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। अभी जब हुए तो फिर एक एकदम से 4-5 हो गए, मतलब मैंने सिर्फ आप लोगों को एक बताया, लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरे जिसके लिए मैं खुद तैयार कर रहा था। अदरवाइज जो छोटे छोटे और एग्ज़ाम तैयार हुए, क्योंकि आप जब आपके पास जब आना होगा ना, तो फिर आपको जो ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग है ना कि वो आपको सारी कायनात लग जाएगी, उससे पहले बहुत झटके लग गए। तो दैट थिंग इज़ कि पेशेंस है, क्योंकि जो उस रिज़ल्ट की पीडीएफ में जो आपके जब संघर्ष का जो एक आएगा ना नाम, तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। बिकॉज मैं आपको मेरी पर्सनल वीडियो दिखाऊंगा तो मैं तो रो ही देता हूँ, ऑब्वियस बात है, कोई दूसरा देखेगा रो देगा, क्योंकि पापा की जो आवाज़ है ना वो मैं शायद अभी बता भी नहीं पाऊँगा।
एग्जाम क्रैक करना जो आपके लिए बहुत टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी सेल्फ अचीवमेंट। जी। और ये तो ALC तो एक क्लास 1 ऑफिसर है, मतलब यू आर अमंग दी टॉप पर्सन्स। मतलब जो IAS बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी जो बनता है, वो क्लास 1 पे ही जाता है सबसे पहले, लेवल 10 पे। तो इन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है। मतलब इसके पहले अगर मैं देखूँ डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट है, देन देयर इज APFC पोस्ट, तो काफ़ी हायर पोस्ट हैं। और इस एग्ज़ाम को अगर आप डायरेक्टली क्रैक कर रहे हो, और वो भी 27 की एज में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जनरली लोग वो हैं जो UPSC से मार खा के आए हुए हैं, 6 अटेम्प्ट दे दिए, क्वालिफाई नहीं हुआ, 32 एज होगी, 33 एज होगी, 34 होगी, तब जाके वो इस एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब इन्होंने ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट बहुत कम उम्र में बहुत मेहनत करके ले ली है। एंड द की इज़ पेशेंस है ना, पेशेंस अगर रहेगा ना तो हो जाएगा कुछ। हाँ, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज देयर, बट पेशेंस, क्योंकि हम दौड़ते हैं कि मिल जाए, सब चीज़ों ने अपने टाइम पे हो रहा है। आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल के आया हूँ शायद। अगर मैं नहीं तो मैं भी, आप मतलब हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आप इस चीज़ से फेस कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर भी वही था। बट द लास्ट 1.5 ईयर ना चेंज मी अलॉट। उसने पेशेंस सिखा दिया। ज़िंदगी ऐसे हो गई कि ठीक है, सब्र करेंगे तो सब कुछ है। आप तैयारी हर कोई कर रहा है, पर वो हर चीज़ का टाइम है। अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं थोड़ा सा, वो टाइम हर चीज़ का है। द थिंग इज़ की कॉन्स्टेंट एफर्ट्स विद पेशेंस इज द की। पर मतलब एक बात जरूर है कि ये हम्बल बहुत हो रहे हैं, बट इन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब इन्होंने ही परसुइंग JRF करंटली, और उसके साथ इन्होंने तैयारी करी है। मतलब प्रेजेंटली आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल वर्क इन पर्टिकुलर लेबर वेलफेयर। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और वो आप जानते हो कि जॉब के साथ या फिर पढ़ाई के साथ कोई और फर्दर पढ़ाई करना, वो भी UPSC ऐसे एग्जाम्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन्होंने वो मैनेज किया है। एंड कोई और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज़, मोस्ट वेलकम। तो आई थिंक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे जो इन्होंने बताया है अभी, जब इनका रिज्यूम मेरे पास आया था तो आई जस्ट नो में जब मुझे कॉल की तो वही था कि इन्होंने बोला मैं PhD भी कर रहा हूँ सर, मैं साथ साथ में एग्जाम भी दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है सर उस टाइम पे मेरी और उनके साथ यही बात होती है कि सर ये बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड है, ठीक है ना, कि इनको अगर हम लेके आएंगे, बिकॉज ये PhD में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और जैसे जितना हमली बात कर रहे हैं उस टाइम में मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि जब मैंने इनसे बात की तो ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे उन्होंने बंदा अंदर तक घुसा होता है कि सर मैंने ये किया है, अब इसमें ये करूँगा, इसमें आगे ये है, इसमें आगे ये है। तो थोड़ा टाइम बाद तो मुझे भी लगा कि नहीं, इनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम हुए लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, और अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो इनको सारे एक्ट अभी भी याद है। मतलब आई वॉज सरप्राइज कि यार मैं टीचर होने के नाते इतना एक्ट नहीं जान पाया, या पढ़ाते भी हैं बट इनको सब कुछ पता है, अभी भी रटा हुआ है, मतलब हर चीज़। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने करी है, शायद तभी ऐसा रिजल्ट भी आया है, और हम सबको सीखना भी चाहिए इस चीज़ को। ग्रेट हनु, थैंक यू सो मच। एंड हनु, ये एक बैज है जो आपको यहाँ पे लगाना है, दिस इज फॉर अचीवर्स। थैंक यू। और एक ये आपके लिए बुक जो आप पक्का पढ़ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड एक ये आपके लिए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच सर। ठीक, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरी सेशन। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर हनु गांधी, जिन्होंने रिसेंटली असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जामिनेशन में रैंक 5 हासिल किया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इस पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत कम लोगों ने इस पोस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी पोस्ट है, जो कि लेवल 10 पोस्ट है, क्लास 1A ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेटरी पोस्ट है। और बहुत ही कम लोग इस पोस्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव पोस्ट है। और दोस्तों, जब आप इसके बारे में और रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ वन सच पोस्ट जिसके लिए आप लोग भी एस्पिरेशन कहीं ना कहीं रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हनु आपका इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हनु गांधी आपको अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ इनसे। और ट्रस्ट मी, आप जब इनका पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास पर्सन बहुत मेहनत करके पेशेंस के साथ एक बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलने वाली है। तो हनु, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सर मेरा जो स्कूलिंग है पहले हिंदी मीडियम से था। 6th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा। देन आई मूव टू DAV स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल असंध। वहाँ से मेरा 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक वहीं पे हुआ। आफ्टर दैट सर मेरी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, मैंने ग्रेजुएशन में BSc केमिस्ट्री ऑनर्स DAV यूनिवर्सिटी जलंधर से मैंने मतलब पूरी की। आफ्टर दैट सर मैंने एक जो लाइन चेंज किया, साइंस से आर्ट्स में आया, मास्टर्स इन सोशल वर्क, जो एक मोटिवेशन था अंदर से सोशल वर्क करने का। तो उसके लिए मुझे जो क्वालिफिकेशन थी वो मास्टर्स इन सोशल वर्क मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पूरी की। एंड सर प्रेजेंटली मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही PhD परस्यू कर रहा हूँ। UGC नेट JRF मेरे पास सर है। और बीच में सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। ग्रेट।
पर हनु जब आपने बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपने जब मास्टर इन सोशल वर्क करने की सोची होगी तो पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आया कि, क्योंकि आप लड़के हो, जनरली लड़कों के साथ फैमिली जो है ऑक्यूपेशन जो है अटैच कर देती है कि भाई इसको तो जॉब करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, तो कभी फादर ने ऐसा रेसिस्ट नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हो? सर लास्ट लाइन का जवाब दे दो, फादर ने तो कभी रेजिस्ट नहीं किया, बट जो एक क्वेश्चन था कि पहले बीएससी केमिस्ट्री क्यों, फिर उसके बाद मास्टर्स इन सोशल वर्क क्यों, बिकॉज दोनों अलग स्ट्रीम है और इसके बाद आपको अगर करियर बनाना है तो डायरेक्ट आपको नौकरी नहीं मिलेगी अंटिल एंड अनलेस आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाह रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री करके। तो सर उसमें मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तब तक भी मेरे को सुनना पड़ा है कि मतलब दीदी और मम्मी से कि ये क्यों किया। तो ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए एक समय होता है वो जवाब देने के लिए, तो पेरेंट्स के साथ कभी जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम के साथ अपने आप प्रूव कर जाती हैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है शायद वो आपको भगवान उसी तरीके से चला रहे होते हैं। तो वो सर इस तरह से मतलब चलता रहा और मतलब हमेशा हर पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस होते थे कि ये क्यों किया, कुछ और कर लेता, बीटेक कर लेता, बट सर जो मन में था वो किया। गाइस आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि जब आप कोई लाइन चूज़ करते हैं ना तो वो बहुत मोटिवेशन के साथ चूज़ करिए, बहुत ही प्लानिंग के साथ चूज़ करिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग के साथ चूज़ कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप उसका कोई पर्पस रिलेट कर लेंगे और आपका गोल मिल जाएगा। जैसे इन्होंने जब ये डिसीजन लिया होगा तो बहुत ही टफ रहा होगा। मैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली अगर देखूँ, मेरे फादर को अगर सामने रखूँ तो उनको मनाना बहुत ही भारी पड़ता है और लोगों को जवाब देना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि एक ऐसी लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिकली बहुत अप्रिशिएट नहीं करते लोग। बट हनु ने बहुत ग्रेट डिसीजन वो लिया। हनु उसके बाद आपने जॉब वगैरह करी है, तो कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? सर मैं 2 जगह जॉब की है, जिसमें पहली जो मेरी जॉब थी वो नाबार्ड में थी एज अ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वहाँ पे मैंने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जो पंजाब रीजनल ऑफिस में मैंने काम देखा था, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके ऊपर मैंने जो काम देखा। तो उसके बाद सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने सर काम करा एज असिस्टेंट मैनेजर डिसेबिलिटी वेलफेयर में। सर तो हनु आप कहीं ना कहीं सोशल वर्क से जुड़े रहे हैं? यस सर। तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई, मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लाइन में जाने की? सर बेसिकली मैं सर स्टार्टिंग से ही भारत स्काउट एंड गाइड्स का मेंबर रहा हूँ। कुछ लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जैसे एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, वैसे ही सर एक भारत स्काउट एंड गाइड्स है। तो सर वहाँ से मैं काम करता रहा सोसाइटी के लिए, और जब वो एक राष्ट्रपति अवार्ड मुझे 2017 में मिला, लेकिन 2015 ईयर के लिए प्रणब मुखर्जी से, तो वो सर वो मोटिवेशन एक अंदर ऐसा आ गया कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद कुछ ऐसा करना है कि जिसमें आपके पास जॉब भी हो और रात को सोने से पहले एक जो नींद आए वो चैन की आए। तो क्योंकि इंटरेस्ट बन गया था कि किसी ना किसी का कुछ अच्छा करना है। एंड खासतौर पर सर जब लेबर वेलफेयर की बात आई तो जो हॉस्टल्स में थे तो हमने लेबर का एक्सप्लॉयटेशन देखा है कि किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक लेबर के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उनकी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, उनको सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, उनके वेलफेयर के नाम पे कुछ नहीं है। तो सर थोड़ा सा मोटिवेशन लेबर की तरफ इसलिए ज़्यादा इंक्लाइन हुआ प्रॉपर सोशल वर्क में, क्योंकि सोशल वर्क एक ब्रॉड एरिया है और सोशल वर्क में जब आप काम करना चाहते हो डाइवर्स सेटिंग्स में कर सकते हो। तो कोर एरिया मेरा रूरल डेवलपमेंट और लेबर था, तो इसलिए मैंने सर नाबार्ड और यूपीएससी एएलसी को ध्यान में रखते हुए मेरी मास्टर डिग्री सोशल वर्क में करने का सोचा। ग्रेट। एंड आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बारे में कब प्लानिंग करी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और कैसे आपने चूज़ किया कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? सर बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन की जो भी करना है ग्रेजुएशन 3 साल की करनी है, 4 साल वाली ग्रेजुएशन में नहीं फंसना है, सो दैट कि जो एग्जाम्स देने उसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाए। सर मोटिवेशन हमेशा से आर्मी का था, दो फैमिली में कोई डिफेंस में नहीं है, बट सर आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन एसएसबी नहीं हो पाया इतनी बारी ट्राई करने के बाद भी, पेपर हो जाता था हर बारी। बट सर लास्ट में फिर जो डेस्टिनी में लिखा होता है तो मास्टर सोशल वर्क में किया, तो फिर उसके रिगार्डिंग जहाँ जहाँ जॉब्स निकलती थी सोशल वर्क के रिगार्डिंग, तो वो सर हर तरह के फॉर्म में अप्लाई करता गया। जैसे IBPS SO है, तो इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि IBPS SO में 1 अप्रैल को रिजल्ट भी हुआ है, उसमें भी एज अ मतलब HR ऑफिसर स्केल 1 मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो हनु मतलब ये पेशेंस की जर्नी है, मतलब आपने काफ़ी टाइम तक तैयारी करते रहे और कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, लेकिन जब निकलने शुरू हुए तो सारे ही निकलते जा रहे हैं। तो ये पेशेंस कहाँ से आता है इतना? सर बेसिकली मुझे मेरा जैसे आपने बोला कि टाइम तो काफ़ी लगा, बिकॉज 6-7 साल लग गए, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। अब जब हुए तो लगातार 5 से 6 एग्ज़ाम्स मतलब आ गए, जिसमें ESIC का मेडिकल सोशल वर्कर है, देन UPSC ALC है, IBPS SO है। सर मोटिवेशन हमेशा से मुझे जो लास्ट 1.5 साल में मुझे ऐसा लगा कि पेशेंस तो एक है ही, पेशेंस रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सर हम डर को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, डर को हम हमेशा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। लेकिन जब आपको रात को सोने से पहले डर ये बोले ना
कि भाई तेरे से जो तेरे कंपटीटर है वो अभी जाग रहा है, तू पढ़ रहा है, तो वो डर आपको हमेशा जगाएगा और हमेशा मोटिवेट करेगा कि भाई एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, 2 मॉक और लगाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग सर। मैं डर, जब भी मैं किसी को सलाह देता हूँ मैं यही कहता हूँ कि डर से डरना नहीं है, डर को अपनाना है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में लेना है कि आप जब उसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे तो वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प ही करेगा। क्योंकि आप कंपटीशन से जब आप बात करने लगेंगे ना, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी भेड़ चाल चल रही है, आपको उनके बीच में से अलग निखर के आना है, उसके लिए आपको डर से भी लड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। एंड हनु, आपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के बारे में कब सुना और कब प्लान किया कि मुझे इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए? सर इट वाज ईयर 2018। मेरा मास्टर्स का सेकंड ईयर था, मास्टर्स इन सोशल वर्क का। देन सर मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर आदित्य परिहार, अभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। तब सर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इस पेपर के बारे में बताया था। देन मैंने उसके बारे में सर्च किया, फिर थोड़ा सा देखा कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का पार्ट मैं यहाँ पे भी आपको एक बार बताना चाहूँगा। इसमें मास्टर्स इन सोशल वर्क, देन MBA HR एंड MA इन लेबर वेलफेयर, एंड कोई भी लो वाला जो एलिजिबल है, जिसने बैचलर डिग्री इन लॉ कर रखा है और किसी भी एक सेमेस्टर में लॉ पढ़ा हुआ है, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो फिर देखा कि यहाँ पे एक जो कन्फाइनमेंट, बिकॉज अगर आप SSC बैंक में जाएंगे वहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ कंपटीशन लिमिट हो जाता है क्योंकि 4 डिग्रियाँ ही आपको एलिजिबल कर पाती हैं। दो नंबर ऑफ एक्सपेरेंट्स इस बार फिर बढ़े हैं, बट द थिंग इज़ कि आप फिर भी एक बड़े एग्जाम है SSC, लेकिन उनसे बड़ी पोस्ट आपको एक दे रहा है और थोड़ा सा आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी आंखें खोलनी पड़ती हैं कि आपके आसपास कौन सी अच्छी पोस्टें हैं जो आपको थोड़ा इजी वे में मिल सकती हैं। पर मैं अब हम बोलो शायद, क्योंकि इजी वे आउट नहीं है ये, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लगभग 12,000 बच्चों ने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा। उनमें से 109 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए और उनमें से फाइनली 29 बच्चे फिर ये एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। तो अगेन अगर आप रेशो देखेंगे तो बहुत इजी वे आउट बिल्कुल भी नहीं था, बट बहुत मेहनत करी और फाइनली इनका ये ड्रीम अचीव हुआ है। एंड हनु, प्लानिंग कैसे करेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और जनरली ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो जनरली हम अपने एकेडमी में पढ़ते नहीं है। बहुत सारे लेबर लॉज हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर भी हैं। तो ये डाइवर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने कैसे मैनेज किया? सर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि UPSC CDS के लिए मतलब था मन कि इसकी तरफ जाना है, आर्मी की तरफ रुझान था, तो उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो सब कुछ मतलब तैयार था। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर एक एंगल देनी होती है, जब खासतौर पर लेबर लॉज की और लेबर कोड्स की, क्योंकि UPSC ने 40 दिन का नोटिस दे के सिलेबस ही चेंज कर दिया जो 10 साल से चल रहा था। आपको जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और HR पढ़ रहे थे वो कैंसिल कर दिया, वो है ही नहीं उसमें, आपको दोबारा से पढ़ना है। लेबर कोड्स अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया, बिकॉज उसमें छोटी छोटी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो कंपेरेटिव कैसे पढ़ना है उसको प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो सोशल वर्क है उसमें लेबर वेलफेयर इतना कोर में नहीं पढ़ाया जाता कि आप सारे लेबर लॉज पढ़ लिए जाए। और जो एक लॉ वाला जिसको पढ़ने की अकल है कि लॉ को पढ़ना कैसे है, उस चीज़ से मैं वंचित था। और जो मेरा आइडिया है सर, जो 29 बच्चे जो सिलेक्ट हुए उसमें से शायद सोशल वर्क 1 या 2 ही होंगे, उनमें से मैं एक सर सोशल वर्क का एक हूँ। और इसकी प्लानिंग की अगर बात करें तो वो एक सीक्वेंस बनाया कि इस डेट में, क्योंकि जब लास्ट 40 दिन के ऊपर आपके जब बात आई 7 जुलाई को, इन्होंने 7 जुलाई 2023 को इन्होंने डेट रिलीज़ की। आई वॉज ट्रेवलिंग टू दिल्ली एट दैट टाइम, तो उस टाइम दिमाग में ही थोड़ा चल रहा था कि इस दिन में इतना ख़त्म हो जाना चाहिए। सो टारगेट्स को आप छोटा छोटा करके जितना डिवाइड कर लेंगे कि इस डेट तक ये करना है तो करना है, फिर आप वो बारिश है, तूफान है, आपको फिर मायने नहीं रखता है, आपको करना है तो करना है। नींद आ रही है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका कंपटीटर जाग रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। जब आप इस तरीके से देखिएगा तो आपको अपने आप टारगेट अचीव होने लग जाएंगे। एंड वो अब जब साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि आप जितने लोगों के लिंक में रहेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको कोई फालतू ही सिखा के जाएगा। जब मैं तैयारी कर रहा था उसमें मेरे पास टेलीग्राम पे रैंडम क्वेश्चन आते थे कि भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो वो सोल्व करना अपने आप के लिए पर्सनल ग्रोथ हो रही थी कि भाई अलग क्वेश्चन आया, वो पेपर में अगर आ जाएगा तो आपको आता होगा, आपके तो उस बराबर में किसी को नहीं आता होगा। तो वो सर ये चीज़ इस तरह से मैंने डील किया। अनु, एक और बात आपने बहुत सही बोली कि जनरली जब एग्जामिनेशन का सिलेबस एकदम चेंज हो जाता है 40 दिन पहले तो बहुत सारे लोग बैकआउट कर लेते हैं, वो पहले ही हार मान जाते हैं कि यार हमारा तो अब नहीं होने वाला, 40 दिन में क्या ही हम तो पुगाड़ लेंगे। बट आपने उसको पॉजिटिवली लिया और बहुत अच्छे से प्लान किया। एंड अनु, यहाँ पर एक और आपकी बात से मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया कि हम कैसे चूज़ करें कि भाई हम किस लोगों के साथ तैयारी करें और किन लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि उस 40 दिन में आपको अगर गलती से गलत कंपनी मिल जाती है, गलत लोग मिल जाते हैं, तो शायद आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो ये कैसे आपने चूज़ किया कि यार ये लोग के साथ मुझे रहना है, इनको अवॉइड करना है? जनरली लोग वहाँ पे मार खा जाते हैं। सर बेसिकली टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, जब भी कोई बड़ा एग्जाम आता है तो अलग अलग जगह एग्जाम वाले लोग जुड़ जाते हैं।
अब मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे एक ग्रुप में मैं ज्वाइन किया, वहाँ पे एक लड़के ने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने उसको एक बार की, कोई दूसरी चीज़ उसने दोबारा मेरे से मांगी होगी, वो मैंने बाई चांस वो मैसेज मेरे से सीन होके अनरीड, मैंने उसका जवाब नहीं दे पाया और वो नीचे चला गया, क्योंकि टेलीग्राम पे 1000 मैसेज आते हैं, 1000 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। तो उस बंदे ने मेरे को कई बारी उस ग्रुप में बहुत चीज़ें बोली कि जब फाइनल लिस्ट में नाम आएगा तब बताना है, तो देख के बता रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसको नहीं आता है, और डिमोटिवेट करने वाले भी लोग होंगे। लेकिन सेम ग्रुप से ही लोग ऐसे थे जो मुझे पर्सनल मैसेज करके मेरे को बोल रहे थे भाई छोड़, इग्नोर कर। लेकिन उस टाइम मेरा पर्सनल थॉट ये था कि मुझे ग्रुप छोड़ना चाहिए, आई विल रीजॉइन दिस ग्रुप अगेन। मेंटल पीस मेरे को जरूरी था। जो लोग अच्छे थे उनको मैंने साथ पर्सनली रखा, उनके कॉल आते थे, मैसेज आते थे, सुबह 5-5 बजे तक। मैंने एक अलीगढ़ से एक लड़के का नाम, मुझे आज नाम भी नहीं पता उस लड़के का, लेकिन अलीगढ़ से मुझे इतना पता है, वो उसको मैं सुबह 5-5 बजे तक उसके क्वेश्चन का डाउट ले रहा था, क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही थी कि मैं उसको 2-4 अगर क्वेश्चन अलग बता दूंगा, क्योंकि वो बुक मेरे पास नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ से ला रहा मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि इस लेवल का क्वेश्चन है। तो वो चीज़ है सर, आपको देखना पड़ेगा कि किन लोगों कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग गलत हैं। और जिसने बोला कि फाइनल लिस्ट में नाम आएगा तो ठीक है, आज शायद वो उम्मीद है कि वो देख रहा होगा। वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, मेरा कोई उससे वो नहीं है। और हनु, एक और ये जनरली लोगों के बीच में मन में मिथ होता है कि ये तो सोशल वर्क वाला है, इसको एडवांटेज है, तो ऐसा कोई एडवांटेज रियल में तो नहीं है ना? सर एडवांटेज सच नहीं है, बट आपका इंटरव्यू में अगर जैसे मेरे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कोर सोशल वर्क के रिगार्डिंग थे, क्योंकि लेबर वेलफेयर एक सोशल वर्क का एरिया है, तो लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, दो सबके लिए जनरल चीज़ें हैं, लेकिन वो एक सोशल वर्क की एंगल से कैसे देखते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी वेलफेयर सेक्टर में है, तो मेरे से क्वेश्चन भी उस तरह के पूछे गए, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, RPWD एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो सोशल वर्क खाली डिफाइन नहीं करता कि आप उसका सिलेक्शन देगा ही देगा, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्स फील्ड के बंदे आ रहे हैं आपके पास, वो अलग नॉलेज रखते हैं, बिकॉज लो वाला ज़्यादा काम है, तो लो वाले लोगों को ज़्यादा एडवांटेज है कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ कि सोशल वर्क के मुकाबले, बिकॉज सोशल वर्क इज लाइक समथिंग आपको नॉलेज हर फील्ड की दे देगा, क्योंकि आप अलग अलग जगह काम करके आ रहे हैं। लेकिन लो में आप जब वो चीज़ को पढ़े होते हैं, आपके लिए लो पढ़ना आसान है, वो मुझे ऐसा लगता है कि लो वाले के लिए ज़्यादा एडवांटेज है। राइट। एंड हनु, क्या रिएक्शन था आपका जब आपने देखा कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट मेरा क्वालिफाई हो गया? प्रेशर भी आया होगा इंटरव्यू का, लेकिन एक फीलिंग तो आई होगी बहुत अच्छी। सर आई वॉज एट दैट टाइम, मैं अपने घर में था और मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मेहनत किया था। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो उसके लिए फिर आप रो भी देते हो, क्योंकि नाबार्ड के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, उम्मीद थी हो जाएगा बट वो नहीं हुआ। तो फिर आपके वो उस टाइम पे भी मैं बाय चांस घर था, वो मम्मी पापा के आगे रोना निकल गया। और जब ये दूसरा ईमेल आया, इस बार भी मैं घर पे था, दीदी ऊपर वाले फ्लोर पे थे हमारे साथ, तो मैंने फटाफट देखा, रोल नंबर सर्च किया, हाँ ठीक है लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा है, तब भी वापस आ गए, दीदी चेक करो फटाफट से मेरा ही है ना, देन शी सेड यस तेरा ही है। देन फाइनली वो मूवमेंट एक जो होता है वो आपके वो पॉजिटिव ऑरा जो बन जाता है, आपकी फैमिली खुश होती है कि ठीक है, क्योंकि ये पहला एग्जाम था जहाँ मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ट्रैवल करके जम्मू गई थी पेपर देने। तो वो जब आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ होता है ना, और आपको प्रेशर भी कह सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में था कि तुझे परफॉर्म करना है, हम तेरे साथ हैं, बट उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया और जो रिजल्ट आया तो दे ऑल आर हैप्पी सर। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे प्लान करी फिर उसकी? सर इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें सर टेलीग्राम से जो लोगों का हुआ था वो कहीं ना कहीं से हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और 13-14 लोग ऐसे थे, इसमें प्रभात भाई हैं, प्रखर भाई हैं, अलग प्रभात अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से PhD कर रहे हैं लॉ में, प्रखर है लखनऊ से, वो स्पेशली मिलने भी आए इंटरव्यू वाले दिन, राहुल भाई हैं EPFO से, अभी EPFO में, ऐसे कई लोग और थे, सौरभ, राशिद, निमेश भाई। तो उनका नाम इसलिए लेना जरूरी समझ, बिकॉज मुझे पता है कि शायद कल वो देखेंगे तो वो उनका क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज जो इंटरव्यू वाला फेस है वो ऐसा फेज है कि जहाँ पे आप अकेले में तैयारी नहीं कर सकते हैं। रिटर्न अकेले में हो सकता है, रिटर्न के लिए आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, अकेले में भी कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आएगी कि आपके बराबर में आपका कंपटीटर क्या सोचता है सेम टॉपिक पे, हमने वो अलग से ग्रुप बनाया, प्राइवेट ग्रुप था, फालतू लोगों को नहीं जोड़ा कि नहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन रेगुलर क्लास रही है। वो बहुत रेयर केस होता था कि छुट्टी होगी, क्योंकि अगर बाय चांस वो नेटवर्क इशू हो जाए तब वो ड्रॉप हुआ, लेकिन हर रोज़ रात को 8:30 या 9 बजे सेशन शुरू होता था, 11:30-12 बजे तक रेगुलर हुआ है। और 11-12 लोग जो जुड़े रहे वो उनमें से मैक्सिमम लोगों का इसमें सिलेक्शन साथ में हुआ है, और जो रह गए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ लेबर एनफोर्समेंट एज ए लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर जुड़ेंगे जरूर। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा UPSC का? क्योंकि अगेन लोगों का सपना होता है UPSC का इंटरव्यू देना, वहाँ पे जाना,
है ना, और उसके बाद वहाँ पे जो पैनल है उनको एक्सपीरियंस करना, उनके क्वेश्चनों का जवाब देना, तो पूरा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि यार कहीं हमारा यूपीएससी ऐसा इंटरव्यू तो नहीं होने वाला बहुत खतरनाक, जो दृष्टि वगैरह के वो देखते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के देखते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, पैनल कैसा था आपका, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? सर जब इंटरव्यू की बात आती है तो मतलब अच्छे के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो आपकी वो नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो भी यूपीएससी का इंटरव्यू, बिकॉज हमारे मन में हुआ ये बना हुआ है शुरू से कि जो यूपीएससी है उससे बड़ा इंटरव्यू कोई नहीं है, क्योंकि हम उसको सिविल सर्विस की नज़र से देखते हैं। दो सेम इक्विवेलेंट लेवल की पोस्ट है, सेंट्रल लेबर सर्विसेज की गैजेटेड पोस्ट है। इंटरव्यू मैं मानता हूँ उस लेवल का तो नहीं होगा, बिकॉज उसमें आपको हर चीज़ की होनी चाहिए नॉलेज, बट लेकिन जब आप सेंट्रल लेबर सर्विसेज की ALC की बात करते हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक लेबर के रिगार्डिंग रहता है, बिकॉज वो सब कोर सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे ज़्यादा मांगते हैं, बिकॉज आप उस चीज़ में पूरे प्रोफेशनल होके आए हैं, आपको उस फील्ड की नॉलेज है। तो लेबर के रिगार्डिंग जो भी इंडिया में हो रहा है या वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसमें लेबर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे उस तरह से चलता है। एंड सर मेरा इंटरव्यू 7 मार्च को था, तीसरा दिन था वो, और स्टार्टिंग विद जो नॉर्मल रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उसके लिए हम अंदर गए, सारा हुआ। मेरा जो बोर्ड था वो आनंद सर का बोर्ड था, रिटायर्ड चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रहे हैं वो, जो मेरी नॉलेज में है, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में उन्होंने काम किया है, इकोनॉमिक्स के वो सर हैं। और बाकी 2 लोग और थे, एक मैडम थे, एक सर थे, शायद वो अलग डिपार्टमेंट से, एक जो सर थे वो डिपार्टमेंट से ही होंगे, लेबर डिपार्टमेंट से, एंड मैडम शायद किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रहे होंगे। एंड सर जो इंटरव्यू है तो पहले जो चेयरमैन थे आनंद सर, उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बेसिक डाटा, मेरा जो बायोडाटा था वो पढ़ा, तो उसमें मैंने हामी भरी कि हाँ सर यही मैं ही हूँ, और जो भी एक जो पूछा उन्होंने, मैंने वेरिफिकेशन टाइप मैंने उनको बताया। देन उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, उन्होंने मेरे से सोशल वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, लेबर वेलफेयर एंड सोशल वर्क का रिलेशन, और जो आपने सोशल वर्क के दौरान लेबर वेलफेयर में क्या, लेबर वेलफेयर के लिए क्या किया, तो वो मैंने उनको अपना कुछ जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे रिगार्डिंग, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रमोट करना, जो लेबर क्लास की जो वाइफ्स हैं उनकी, बच्चों के लिए उनका जो RT एक्ट होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका जो एडमिशन है उसमें आधार कार्ड चाहिए रहता है, उनका आधार कार्ड बनवाए जिनके पास नहीं थे, उनका राशन का देखना, उनकी जो मॉस्किटोज वगैरह से जो जहाँ रह रहे हैं झुग्गियों में, उनके वहाँ मॉस्किटो नेट्स वगैरह देना। तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं मेरे जो प्रोफेसर है डॉक्टर गौरव गौड़, उनके थ्रू मतलब उनके साथ अटैच होकर मैं करता रहा हूँ, जो भी मेरे सुपरवाइजर भी हैं और हेड HOD है डिपार्टमेंट सेंटर फॉर सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उनके थ्रू मैंने काम किया। फिर थोड़ा सा जो मेरा रहा BOCW एक्ट के, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के ऊपर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे नहीं पता था, तो मैंने बड़ा हम्बली उनको बोला कि सर मुझे नहीं आता है, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो देन उन्होंने जो दूसरे मेंबर थे उनको क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया, और वो क्वेश्चन उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया, और आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली निकल गया कि जो सर के साइड की हाँ सर साइड की हाँ यही पूछना चाह रहे थे। फिर कुछ आपका इंटरव्यू जो होता है बेसिकली आपके मुँह से क्या निकल रहा है उसका खेल है। तो मेरे मुंह से एक ये चीज़ निकली कि इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर है, तो वो सारा फिर इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर एक्ट के ऊपर आ गए सर, बिकॉज वो जिस तरह से लेबर डिपार्टमेंट के थे तो उनकी जो नॉलेज बेस था वो उसमें एक्ट्स में अच्छा था, तो उन्होंने मेरे से सारा लेबर लॉज के ऊपर जो इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर एक्ट है उसके ऊपर पूछा, और कंपेरेटिव पूछा लेबर कोड्स में कि लेबर कोड्स में क्या चेंजेस आए हैं इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर एक्ट के अकॉर्डिंग। समझ गया। तो उसके ऊपर था। देन जो फिर मैडम थे, मैडम ने मेरे से डिसेबिलिटी वेलफेयर के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि एक UGC की इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होती है यूनिवर्सिटीज़ में जो इनको एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसके ऊपर था। फिर लेबर वेलफेयर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी का क्या सिनेरियो इंडिया में, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो सर बेसिकली ये इंटरव्यू था और 15 से 20 मिनट के अराउंड ये इंटरव्यू चला था। ग्रेट। हाँ, जनरली ऐसी परसेप्शन होती है कि इंटरव्यू इज़ लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर वहाँ पर आपको नॉलेज कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू नॉलेज के ऊपर हुआ है सारा। नहीं सर, ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां मुझे नहीं आता था, और मैंने बड़ा हम्बली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि सर मुझे नहीं आता है, या मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। मैंने वो भी वर्ड शायद यूज़ नहीं किया, सर मुझे नहीं आता है, मैं उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। देन वो अगले क्वेश्चन पे मूव हो गए खुद से। थिंग इज़ कि आपको अपनी नर्व्स कैसे कंट्रोल करते हैं। आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे शिकन आ गई तो वो समझ जाएंगे कि वो थोड़ा सा बच्चा परेशान हो रहा है, फिर थोड़ा और परेशान करेंगे। अगर आप तब भी अपने आप को दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है, मैं तब भी वैसे का वैसा हूँ, वो दैट विल बी लाइक कि आप कैसे अगर आने वाली लाइफ में अगर आपको हम सिलेक्ट करते हैं तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। आप नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एक डिसीजन मेकिंग कैसे ले पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप खुद पहले अपने आप पे कंट्रोल पाएँ। तो उस तरीके से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा था। तो अनु कैसे आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि
जब हम जा रहे होते हैं ना वो यूपीएससी के सेंटर के अंदर, तो वो अलग ही एक प्रेशर आ रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है बाकी लोगों को देख के। जब हम बैठते हैं वहाँ पे 8-9 लोग, तो एक और प्रेशर आता है। तो आपने कैसे कंट्रोल किया नर्व्स को अपने? सर बेसिकली लास्ट 1.5 साल से मेरे साथ ये फंडा मैं यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ कोई भी पेपर देने, क्योंकि पेपर नहीं हो रहे थे तब मैं बर्डन लेके जाता था दिमाग पे, लेकिन 1.5 साल से मैं कोई पेपर देने भी जाता ना, मैं उस क्लासरूम में जितने भी लोग आए होते हैं या उस यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान भी जो लोग मेरे टेबल्स पे बैठे थे, यहाँ से दूसरे टेबल पे बैठे थे, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको हंसाता हूँ। रिलैक्स हो रहे हो? हाँ, मैं उनको हंसाता हूँ कि क्या है, क्यों कर रहे हो, ठीक है चिल है ना, आ गए ना यहाँ तक, जिसका होना है तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, तुमने मेहनत की है, तुम्हारा काम था मेहनत करना, मेहनत कर ली, अब इसके बाद तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। द थिंग इज कि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में जहाँ तक थी तुमने ट्राई किया, अब तुम छोड़ दो उस चीज़ को, अब यहाँ आ गए हो, अब यहाँ ध्यान सेंटर्ड हो, फालतू क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, आज की आज में जियो। आप पास्ट को बदल नहीं सकते और फ्यूचर को जी नहीं सकते, आप जो प्रेजेंट में हैं जहाँ हैं उसको जियो, उसके लिए कंट्रोल रखो अपने आप पे। वो जितना मेरा, जैसे मैंने बताया कि मैं सबको हंसाता हूँ कि ठीक है, कुछ 2-4 ठीक ठाक से जोक लगा के कि हंस ले चलेगा, तो इस तरह से मैं सर अपने आप को भी कंट्रोल में रखता हूँ कि और दूसरे को भी कोशिश करता हूँ कि वो भी जो बर्डन में वो उसका थोड़ा सा वो भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मैं उनको कंपटीटर तो हैं, लेकिन एट द एंड वो हम एक जो ह्यूमैनिटी है एक दूसरे है ना, हाँ सारे एक ही बर्डन फील कर रहे हैं, तो मैं एक ह्यूमैनिटी के आप कह सकते हैं, मैं वर्ड शायद ठीक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट उनको एक नॉर्मल करना, एक दोस्त है वो भी एट द एंड, है ना। कल अगर वो सर्विस में आएंगे तो भी हमारे दोस्त है, नहीं आएंगे तब भी हमारे दोस्त हैं। तो हनु, जब ये रिजल्ट आया फाइनल इंटरव्यू का, तब भी आप घर में ही थे? नहीं सर, दिस टाइम मैं अपने इधर जो सेक्टर 19 में मैं रहता हूँ अभी चंडीगढ़ में, क्योंकि जैसे मैंने बताया पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर ही रहता हूँ, हॉस्टल नहीं लिया मैंने, तो मैं 19 सेक्टर में था। और मेरा जो सामने वाला कमरे वाला जो लड़का रहता है वो मेरे से 10 साल छोटा है, वो भी क्रिकेट खेलता है, युवराज नाम है, मैं उसका भी मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ। तो वो पिछले 4-5 दिन से देख रहा था, उसने तो मेरी हेल्प बहुत की है, बिकॉज खाना मैं कई बार पेपर के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे नहीं बना पा रहा था, खाना हम खुद बनाते, तो वो उसको बोल देता था, वो बना के, रात को पानी की बोतल भी उसने भर के दी है, रात को 2-2 बजे उठ के कि नहीं भैया को पानी की बोतल चाहिए, तो वो उस छोटे से बच्चे ने मेरी बड़ी हेल्प की है। तो वो उस टाइम सामने था, और जैसे ही रिजल्ट आया, मेरा मम्मी का फ़ोन मैंने काटा था, मम्मी रोज़ पूछते थे आया नहीं, तो उस दिन जैसे ही फ़ोन मम्मी का काटा है मैंने, अराउंड 5:45 बजे के आसपास की बात, उस दिन मम्मी से यूजुअली सुबह बात होती है, लेकिन उस दिन मम्मी का शाम को फ़ोन आया, बात हो नहीं पाई थी, तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने पूछ लिया, मैंने बता दिया नहीं आया, मैं आ जाएगा 2-4 दिन में और देखते हैं। तो वो फ़ोन जब काटा, वैसे ही ऊपर से एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, उसमें नोटिफिकेशन आ गया रिज़ल्ट आउट। वो सर फिर हाथ है पैर सब सुन हो गए, तो उसमें तो कुछ था नहीं, पर जब ओपन किया एंड जो नाम देखने की थी वो लास्ट से देखना शुरू किया, लेकिन वो भगवान कह रहे कि नहीं अच्छा देना है तो फिर वो ऊपर से देख, तो वो फिर 5वां रैंक सर इस पेपर में मेरे को मिला। एंड देन वो जो रिएक्शन थे वो 2-4 चीखें निकली अच्छी खासी, तो सामने में दौड़ा गया और सबसे पहला मैंने युवराज को ही बताया कि भाई हो गया, क्योंकि वो 4 दिन से वो देख रहा है भैया किस स्ट्रेस में पड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रेस होता है क्योंकि आपने मेहनत की होती है, फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सर एक था, फिर मतलब उसको बताया तो रोना वहाँ निकल रहा था, फिर पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो पेरेंट्स को भी मैं खुद नहीं बता पाया बल्कि मेरे युवराज ने बताया, तो मतलब इतना इमोशनल मोमेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपके साथ साथ आपकी फैमिली स्ट्रगल करती है, क्योंकि आपकी फैमिली के सपोर्ट के बिना आप नहीं चल सकते हैं। तो मम्मी पापा दीदी वो हमेशा, चाहे वो फाइनेंशियली था उस टाइम पीरियड के लिए या वो इमोशनली था, दे स्टूड बाय मी, उन्होंने मेरा स्टैंड लिया हमेशा कि नहीं कर लेगा। इट टेक टाइम बट पेशेंस से वो लास्ट जब रिजल्ट आया था तो आज वो सभी खुश हैं। फादर का तो अलग ही रिएक्शन रहा होगा, मदर फादर सर मदर से भी ज़्यादा पापा का जो रिएक्शन था वो बड़ा प्रीशियस था, दो प्यार मम्मी से शायद ज़्यादा है, बट लेकिन वो क्योंकि पहली कॉल जो मतलब घर में गई वो पापा को गई थी, और वो पापा की रिएक्शन की वीडियो मेरे पास आज भी पर्सनल फ़ोन है, शेयर नहीं करता कहीं पे, लोग यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं, बट उस तरह का इंसान नहीं हूँ शायद मैं कि इतना पब्लिक हो पाऊँ, बट वो जो रिएक्शन था वो आज भी मेरे को, जब भी मैं वीडियो देख लूँ ना रात को सोने से पहले, वो बिना रोए तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा। बिल्कुल समझ गया, वो एक्चुअली बहुत वेट किया उस मोमेंट के लिए और आपकी बहुत मेहनत देखी है उन्होंने, तो वो मतलब वो नेचुरल है, मतलब अगर नहीं भी चाहेंगे ना कि मैं ना रहूँ तो भी वो नेचुरल निकलेगा। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपसे, मतलब बहुत अच्छी वाइब भी आ रही है मुझे, और मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि कैसी वो फीलिंग रही होगी। इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ खोया आपने सर वेट गेन के अलावा? नहीं सर, हाँ वेट गेन हुआ था, लेकिन वेट मैंने लूज़ भी उतना कर लिया उसके साथ साथ, बट
आपको जो समय जब आपके साथ होता है, हमें लगता है कि हमारी मस्ती छूट रहा है, लेकिन आज जब उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो भी चंडीगढ़ में वो क्लब्स नहीं गए, तुम ये नहीं किया, बट उस टाइम के लिए वो जो कंट्रोल आप अपने ऊपर लगा देते हैं ना, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाना, इंस्टाग्राम क्योंकि एक बार चलता है तो वो फिर बड़ा चलता है। मैंने लास्ट इंस्टाग्राम चलाया था 28 मई 2022 को लास्ट पोस्ट था, उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑफ रखा कि मैं नहीं चलाऊंगा, कोई पोस्ट नहीं डाला, और मैं अपने मन में वचनबद्ध था कि मेरे को जब एक पोस्ट डालना तो कुछ अच्छे वाला डालना है। तो वो चीज़ मतलब जब आया रिजल्ट 21 मार्च को, मेरा 23 मार्च को मैंने पूरा जब थोड़ा खाली हो गया उस चीज़ से, एक उस दौर से, तो वो मैंने पहला जब पोस्ट डाला तो ये कह सकता है कि वो जो टाइम था, जो बीच में चीज़ें मिस हुई, लेकिन एक्चुअली मिस नहीं हुई, वो आपके तैयारी का पार्ट है। हम हर किसी के लिए शायद वो काम नहीं कर सकता, हो सकता है कोई इंस्टाग्राम चला के खुश हो सकता है, या को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके, मैं उनके साथ भी रहा हूँ, बात हो जाती थी हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़्यादा, लेकिन खोने वाली चीज़ ऐसा कोई नहीं थी। हाँ, इंस्टाग्राम वाला एक कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से मैंने दूरी बनाई, तो वो कि बाकी लोग कहाँ पहुँच गए शायद वो नहीं पता है, लेकिन एक वो जो मन में किसी चीज़ को लेके टीस नहीं है। और अब सेटिस्फाइड हो आप? सेटिस्फाइड सर। एंड आगे प्लान नहीं है कि इसी जॉब में कंटिन्यू करेंगे और पूरी सेवा करेंगे लोगों की? सर शुरू से यही रहा कि जो लेबर क्लास के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ थी, तो वो रूरल डेवलपमेंट वाला नाबार्ड के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो ठीक है एनी हाउ नहीं हुआ, बट जो उस चीज़ में हुआ वो शायद भगवान की मर्जी है। और आप जब एक उस क्लास के लिए, लेबर क्लास के लिए जब काम करने की इच्छा रखते हैं, बिकॉज दिल से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं मतलब एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा। लगभग 2017 से 2019 तक मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी मास्टर्स हुई है, उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में नहीं गया। जिस हॉस्टल में मैं आज कुछ दिन पहले मैं मेरे एक दोस्त के साथ गया, और वहाँ पे एक वर्कर था, वो मुझे आज भी 4 साल का जो गैप था, उसके बाद भी वो मेरे को पहचान गया, तो मेरा लेबर क्लास से वो प्यार है। सही बात। तो वो लेबर क्लास के लिए जो मेरी अटैचमेंट है, वो मुझे हमेशा इस काम के लिए बना के रखे कि मेरा कोई सिविल सर्विसेज का इससे ऊपर कोई एम नहीं है, जो है उससे सेटिस्फाइड हूँ। बस मेरी PhD जो चल रही है मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, और जो एक सपना है नाम के आगे डॉक्टर वाला, बस उसको पूरा करूँगा। नहीं, वो पक्का पूरा होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। हनु, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका एडुटैप से लिंक कैसे बना? एडुटैप का सर बेसिकली इट वाज इन ईयर 2019, जब मुझे नाबार्ड के लिए तैयारी स्टार्ट करनी, तो देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर कि कौन सा इंस्टीट्यूट मुझे मतलब बेस्ट वे से मुझे गाइड कर सकता है, क्या मतलब नोट्स मिल सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस मिल जाता है लेकिन नोट्स नहीं मिलते हैं कि वो जो इजी वे में आप पढ़ सके, बिकॉज सिलेबस इतना वाइड है। कोई एग्रीकल्चर को पढ़ना है, बीइंग फ्रॉम अ BSc केमिस्ट्री बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं था, तो वो चीज़ें इजी वे में कहाँ मिल सकती है। तो मुझे मेरे जो नाबार्ड में ही एक सर थे अंकित दहिया, उन्होंने मुझे वो असिस्टेंट, अभी मैनेजर हो गए, उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर थे, अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं रोहतक में। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बताया कि 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसमें एक एडुटैप का नाम था। तो फिर मैंने सर्च किया, तो देन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद एडुटैप सर। ग्रेट। एंड आप थोड़ा बच्चों को गाइड करिए। इस टाइम ना 2-3 एग्जाम है UPSC के रिक्रूटमेंट टेस्ट के, जैसे APFC है, EOAO है, देन दिस इज ALC। तो क्या इन एग्जाम्स की कॉमन प्रिपरेशन हो सकती है? बेसिकली जो ये एग्ज़ाम APFC या EPFO के इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ALC का एग्ज़ाम है, वो उसका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप है। जैसे लेबर लॉ वाला पार्ट जो है और इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट है, वो हर पेपर में सेम है और एक ही लेवल का है, कि इसमें कोई लेवल का डिफरेंस नहीं है। तो आप उस चीज़ को जो EPFO का कोर्स आप अगर लिए या कोई इसके ALC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका अपने आप में ही वो इकट्ठा से ओवरलैप की वजह से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड कुछ बच्चों को ना डाउट होता है कि कुछ जैसे एग्जाम्स है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम है, ALC का एग्जाम है, कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क्स में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो आपको पता है कि ऐसे कुछ डिप्लोमास जो बच्चे कम टाइम में कर सकें, जिसका वो पार्ट बन सकें अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए? सर बेसिकली जो ALC की जो जॉब है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया, उसमें यहाँ तो आपको डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर, पर्सोनल मैनेजमेंट, HR, इंडस्ट्रियल रिलेशन और डिग्री इन लॉ, ये चलेगा। तो इसके लिए सर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवाते हैं। जैसे मैं आपके फॉर एग्जांपल एक मैं नाम बता देता हूँ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी 1 साल का डिप्लोमा ओपन से करवाती है, तो उसमें ओपन वाला डिप्लोमा चल जाता है सोशल वर्क में। तो ऐसे ही एक भारतीय विद्यापीठ है, अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, तो वो भी लेबर लॉ का डिप्लोमा डिस्टेंस से करवा देती है। तो आप ऐसे कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी जरूर मिलेंगे जहाँ पे आप डिप्लोमा करवा ले सकते हैं। गाइस समझिए इस चीज़ को कि हम ना कई बार अपने एक गोल में फंस जाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग UPSC के गोल में फंसे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो उसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, लेकिन उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत कम है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी अपने यूपीएससी वाले गोल को अचीव करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो दिस कैन बी अ वेरी ग्रेट प्लान बी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा स्मार्टली काम करें। आप यूपीएससी की तैयारी के साथ इसको भी मैनेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ने, तो कंसिडर दिस टू बी एन ऑप्शन फॉर योर यूपीएससी प्लान बी। एंड हनु, एक लास्ट मैसेज आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहें, बताना चाहें कि किस तरीके से उनको पॉजिटिव रहना है इस जर्नी में, और कैसे इस जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे और उसको मैनेज करना है। सर जैसा कि मैंने बताया कि इट टुक मी अराउंड 6 to 7 ईयर, जो पूरी जर्नी रही 6 से 7 साल की रही। जब एग्जाम्स नहीं होते प्रेशर आता है मेंटली प्रिपेयर, जो क्योंकि आप शायद कोई हो सकता है कोई बच्चा फाइनेंशियली उतना साउंड ना हो, और कई बारी चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ जाता है, अपने आप से प्रेशर ले जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही है, आप तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 2 की हैं। आपको हर रात को नींद नहीं आएगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से निकला और मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है, आपको उस पर फोकस करना है, अगर बजाय इधर उधर की बातों पे कि मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चंस को अगर जब आप अपने डर से जीत जाएंगे ना, तो आपका पेपर भी निकलेगा, और एक नहीं निकलेगा, कहीं निकलेंगे। तो सब मेरा जो की पॉइंट रहा, जो मैं हमेशा से अगर मैं कहीं भी बोलूँगा आज के बाद, तो वो यही है कि वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपको 2 घंटे पढ़ना है 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ना है 4 घंटे पढ़िए, लेकिन छुट्टी नहीं मारनी है। अगर छुट्टी मारी, वो एक ब्रेक आ जाएगा, वो अपने आप को फिर एक गिल्ट आ जाता है। जिस दिन गिल्ट आने लग जाएगी, उसको पॉजिटिव लीजिएगा कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, मैं आज 2 घंटे फालतू पढ़ूंगा, ये मेरी सजा है। क्यों? आपके अपने आप को पुश, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंपटीटर जो है वो रात को नहीं सो रहा है, आपसे 2 घंटे फालतू पढ़ के सोएगा, रैंक उसकी अच्छी हो जाएगी। आपके मन में पॉजिटिव डर होना चाहिए कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरे मन में पॉजिटिव डर है, सो दैट कि कल मैं उससे बढ़िया रैंक लेके आके बैठूंगा। उससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम ना सीधा गोल की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा गोल ये होगा, हम ALC बन जाएंगे, हम यूपीएससी ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन जो हम एक की चीज़ मिस करते हैं ना, वो है कंसिस्टेंसी। तो उससे आपको बहुत रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, और उस राइट टाइम पर राइट पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सीधा एक लक आएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत मेहनत करके राइट जगह पे पहुंचना पड़ेगा, और उस पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हनु गांधी इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अब उसको अप्लाई करने का टाइम है, बहुत मेहनत करिए एंड बी दी नेक्स्ट ALC। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।